हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्राइम्फ अकेडमी। हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट एसईसी, जो कि डीयू सोल रेगुलर एनसी वेब सबका सब्जेक्ट है, नेगोशिएशन एंड लीडरशिप, जिसका हम यूनिट 1 कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है मैनेजिंग क्रिटिकल मूवमेंट्स। अब सबसे पहले इसके अंदर आते हैं कि नेगोशिएशन के अप्रोचेस क्या क्या होते हैं जो नेगोशिएटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, जो हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा है, पिछले यूनिट में पढ़ा है, विन लॉस। ठीक है ना, कि एक का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। ये कौन सा स्टाइल होगा नेगोशिएशन का? डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। ठीक है ना, ये किस अजम्पशन पे बेस्ड है? जो हमने फिक्स पाई पढ़ा था, ये भी हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ आ चुके हैं कि फिक्स पाई क्या है। कि मतलब एक पीस मान लो कि जिसके ऊपर लोग समझते हैं कि इसको डिवाइड नहीं करा जा सकता, इसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये इसी अजम्पशन पर बेस होता है। ठीक है, और ईच पार्टी ट्राई टू गेन द मैक्सिमम शेयर, और हर कोई क्या नाम है अपना ऐसा सोचता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, सामने वाले को भले से कम मिले। ठीक है ना, उसका नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसके अंदर क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ करते हैं? एंकरिंग करते हैं, ब्लफिंग करते हैं, होल्डिंग आउट करते हैं, और टाइम प्रेशर डालते हैं कि आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी बताओ। ठीक है ना, इससे आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और तो आप नुकसान में भी चीज़ अपनी दे दोगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और कॉमन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि आपको सैलरी नेगोशिएट करनी हो, या फिर कोई सामान ख़रीदना हो, या फिर कोई सरकारी चीज़ है, लीगल सेटलमेंट आपको करना है कोई भी। ठीक है ना, वहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन वाली। इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन क्या होता है? इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन वही विन विन सिचुएशन कि दोनों पार्टीज़ का आपका फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये पाई जो वाला था उस पर बेस नहीं होता, फिक्स्ड पाई पर बेस नहीं होता। ये दोनों पार्टी के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, यानी दोनों पार्टीज़ के फ़ायदे के बारे में सोचता है। ये कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, यानी कि सब लोग साथ मिलकर काम करें, सब लोगों का साथ फ़ायदा हो। इसके अंदर ओपननेस होते हैं, हर कोई अपनी बात सामने खुल कर रखता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इसके अंदर जो सब लोगों के इश्यूज़ होते हैं, मसले होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ करी जाती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, और ये सोचेंगे आइडेंटिफाई जॉइंट गेंस की, दोनों का फ़ायदा हो जाए, जॉइंट गेंस हो जाए, हमें भी गेन हो और सामने वाले को भी गेन हो। ये ज़्यादातर कहाँ का यूज़ होता है? जब पार्टनरशिप हो लोगों में, तो क्या सोचता है कि मेरा भी फ़ायदा हो, साथ साथ मेरे पार्टनर का भी फ़ायदा हो। और जो स्ट्रेटेजिक अलायंस होते हैं, डिप्लोमेसी वगैरह के अंदर इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन यूज़ की जाती है। ठीक है, दोनों आपका ही होप समझ में आ गई होंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी एंड इंटीग्रेटिव भी। अब मिक्स्ड मोटिव नेगोशिएशन क्या क्या होता है? ठीक है, मिक्स्ड मोटिव क्या होगा? जब आपने दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेटिव को भी और क्या नाम था, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन को भी, इन दोनों को जब आपने कंबाइन कर दिया तो कौन सी नेगोशिएशन का टाइप बन गया? वो मिक्स्ड मोटिव नेगोशिएशन बन गए। ठीक है ना, इसके अंदर कंपटीशन भी होगा और साथ साथ कोऑपरेशन भी होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। पार्टी कहीं कहीं पर तो क्या नाम है, किसी किसी मसले पर कोलैबोरेट करेंगे कि मिलकर चलना है, और कहीं कहीं पर ऐसा होगा एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगी कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है ना, और इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, और इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, वो ज़्यादातर फीलिंग्स में ना बहे। ठीक है ना, और ज़्यादातर जो हमारी रियल वर्ल्ड में सिचुएशन जो आती हैं नेगोशिएशन की, वो मिक्स मोटिव नेगोशिएशन की आती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा विन विन सिचुएशन मिलती है या फिर विन लूज, हमें मिक्स्ड सिचुएशंस मिलती हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट कह सकते हैं हम इससे अपना। ठीक है, और प्रिंसिपल नेगोशिएशन इंटरेस्ट बेस्ड हार्वर्ड मॉडल, ये हमने पिछले भी यूनिट में देखा है। वही सब चीज़ आपकी बस थोड़ी एक्सपेंड होकर रिपीट हो रही हैं इस यूनिट के अंदर, और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, ये किसने बनाया था? रॉजर फिशर और विलियम यूरी ने। ठीक है, इसके अंदर 4 प्रिंसिपल्स है जो हमने पहले भी देख चुके हैं कि पीपल्स को प्रॉब्लम से अलग कर दो, सेपरेट पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम, और इंटरेस्ट पे फोकस करना है, पोजीशंस पर फोकस नहीं करना, और ऐसे ऑप्शंस ढूंढ के निकालने हैं जिसके अंदर म्यूचुअल गेंस हो, दोनों पार्टी के फ़ायदे हों, और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज़ करना है हमें किस चीज़ के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं इसके। सेपरेट पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम, सेकंड वन इज फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन, थर्ड वन इज इन्वेंट ऑप्शन फॉर म्यूचुअल गेन, फोर्थ वन इज यूज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब क्रिटिकल मोमेंट कौन कौन से होते हैं हमारी डील के अंदर, जो हमारी डील को बना भी सकते हैं या फिर बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे मूवमेंट क्या कहलाए जाते हैं, हमारे क्रिटिकल मूवमेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला होगा इनिशियल ऑफर ऑन और एंकर। इनिशियल ऑफर या एंकर जो हमने पढ़ा, ठीक है ना, सेट द टोन कैन साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस द रेंज ऑफ द नेगोशिएशन, कि मतलब कौन इनिशियल ऑफर जो रख रहा है या फिर एंकर जो रख रहा है उस इंसान की टोन क्या है, ठीक है ना, वो सामने वाले को साइकोलॉजिकली वो करती है, इन्फ्लुएंस करती है। कि मान लीजिए जिस टोन में सामने वाले ने बोला, अगर उसने अच्छी टोन में बोला होगा तो सामने वाले के माइंड में साइकोलॉजिकली ये चलेगा कि ये इंसान बढ़िया है, इससे मेरी डील बन सकती है। और अगर वहीं उसने कुछ र्यूड मैनर में आपसे बात करी तो आपके साइकोलॉजिकली माइंड में क्या चलेगा कि यार ये इंसान मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इससे डील करना पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। और फर्स्ट कंसेशन, इस्टेब्लिश प्रेसिडेंट कैन सिग्निफिकली फ्लेक्सिबिलिटी और डेस्पिरेशन। ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या आते हैं, इमोशनल रिएक्शन की, सामने वाले को आपको इमोशनल रिएक्शन देखने की, आप जब आप बात करो तो उसकी इमोशनल रिएक्शन क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है वो, और जो जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आती है ना वो आपकी पूरी सिचुएशन भी चेंज कर सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं आपकी नेगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर। और रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, जब एक पार्टी जो है अपनी बॉटम लाइन को हिट कर जाती है, कि मतलब वो अब इससे कम नहीं कर सकती, वो अपने नॉन नेगोशिएबल पॉइंट पर आ गई कि मैं बस ये मेरा लास्ट प्राइस है, मैं आपको इतना पैसा दे सकता हूँ, मैं इससे कम नहीं दे सकता। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस पॉइंट। अल्टीमेटम्स, रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट। की आना में अल्टीमेटम मिल गया कि ऐसा है कि मतलब ये डील कैंसिल होने वाली है, अल्टीमेटम मिल गया हमें, है ना, कि ब्रेक डाउन होने वाला है, इसका रिस्क है हमें। तो इस टाइम पर हमें केयरफुली मैनेज करनी होती हैं सारी चीज़ें, कि मतलब डील कैंसिल ना हो, चीज़ें सही से नेगोशिएट होकर सही चल जाएँ। तो ऐसे पॉइंट्स पर, ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट पर हमें ध्यान रखना होता है बहुत ज़्यादा। साइलेंस और विड्रॉल, अ पावर मूव और साइन ऑफ डिसंगेजमेंट। जब सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा, आप नेगोशिएट करे जा रहे हो, आप अपने पॉइंट्स रखे जा रहे हो, बट सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा, वो चुप बैठा हुआ है, तो ये क्या साइन होता है कि ये वो डिसंगेज है, वो आपकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, वो आपसे डील नहीं करना चाहता। और फाइनल ऑफ़र जब लास्ट एंड में होता है ना कि बस भाई इतने देना है मुझे, तो अब ये और नहीं हो सकता, ये होता है सबसे हाई टेंशन का पॉइंट। ठीक है ना, इसके अंदर डिमांड क्लियर हो जाती है आपकी, फिर फर्मनेस आ जाती है और आपकी मैनेजमेंट की रिलेशनशिप इससे डिफाइन होगी। अगर डील बनी तो फ़ायदा और अगर डील कैंसिल हुई तो नुकसान, आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनसे अच्छी नहीं रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो अभी मूवमेंट चल रहा है क्रिटिकल मूवमेंट है या नहीं। क्रिटिकल मूवमेंट वही मूवमेंट होगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी डील होगी या फिर नहीं होगी। तो अब हमें ये कैसे पता कराएंगे जो हमारा मूवमेंट चल रहा है हाल फिलहाल में वो क्रिटिकल मूवमेंट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आएगा इसके अंदर वर्बल क्यूज़। अब वर्बल क्यूज़ जैसे कि कोई इंसान बोलता है, जैसे कि क्या बोले उसने, फ्रेजेस बोले कि ये मेरी फाइनल ऑफर है, दिस इज़ माई फाइनल ऑफर और वी हैव अ प्रॉब्लम हियर, कि मतलब इससे आपको पता लग गया यार इसे प्रॉब्लम हो गई, ये अब क्रिटिकल मोमेंट है, यहाँ से डील या तो बनेगी या फिर ख़राब होगी। जब वो फाइनल ऑफ़र दे रहा है तो या तो अब डील बनने वाली है, ख़राब होने वाली है, और जब प्रॉब्लम बोल दी तो समझ जाओ ख़राब ही हो गई भाई साहब। और नॉन वर्बल सिग्नल दे दिए, यानी कि इंसान बैठा हुआ था वो ऐसा पोस्चर देने लगा, ऐसी शक्ल बनाने लगा, अजीब अजीब से टोन में बात करने लगा, इससे आपको पता लगेगा कि क्रिटिकल मूवमेंट है, अब ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, छोड़ दो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छे टोन में बात करने लग जाए एकदम, और फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छे हो जाए, उसके खुश हो जाए वो, तो उससे आपको क्या लगेगा, तो ये डील बन गई। तो ये क्रिटिकल मूवमेंट हो गया। शिफ्ट इन बार्गेनिंग स्टाइल, अगर कोई इंसान आपसे कोऑपरेटिव टर्म में चल रहा है उससे कॉम्पिटिटिव टर्म में आ जाए तो आप बोलोगे अरे यार ये तो मतलब नुकसान की बात है, अब ये डील कैंसिल होने वाली है। और अगर कॉम्पिटिटिव में चल रहा था वो फिर एकदम से कोऑपरेट करने लगे, मिलकर चलने लगे, आपके साथ चलने लगे, तो आप क्या कहोगे, यार अब तो क्या नाम है शायद डील बनने के चांसेस हैं। अब ये क्रिटिकल मोमेंट होगा हमारा। ब्रेक डाउन इन लॉजिक और फ्लो, इफ़ डिस्कशन गो ऑफ ट्रैक और बिकम कॉन्फ्रंटेशनल। ठीक है ना, कि अगर डिस्कशन आप बात कुछ कर रहे थे कि मुझे ये बेचना है, मुझे वो बेचना है, बात कुछ कहीं और पहुंच गई, ठीक है ना, तो ये भी एक टाइप का क्रिटिकल मूवमेंट ही है। टाइम प्रेशर इंडिकेटर, जब आपको डेडलाइन मिली हुई है कि भाई आज 5 बजे तक बता दो अपनी फ़ाइनल ऑफ़र, तो आपके ये भी क्रिटिकल मूवमेंट होगा कि जब किसी इंसान ने, सामने वाले ने टाइम दे दिया कि भाई 10 बजे तक ख़रीदना है तो ख़रीद लो, ये मेरी ऑफ़र है, अगर ठीक है समझ में आता है तो ठीक है,
वरना छोड़ दो। तो ये क्रिटिकल मोमेंट हो गया। और चेंज इन इन्फॉर्मेशन फ्लो, सडनली कोई नई चीज़ आपको पता लग गई जो आप चीज़ खरीद रहे थे उसके बारे में, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव हुई तो आप खरीद लोगे उस चीज़ को जल्दी से, नेगेटिव हुई तो आप सोचोगे, तो ये क्रिटिकल मोमेंट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं आपकी 5-6 चीज़ें, वर्बल क्यूज़ दिए जा रहे हैं या फिर नॉन वर्बल सिग्नल दिए जा रहे हैं, बार्गेनिंग स्टाइल शिफ्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है लॉजिक या फिर फ्लो के अंदर, या फिर टाइम प्रेशर आ गया आप पर, या फिर इन्फॉर्मेशन फ्लो चेंज हो रहा है, तो ये आपके लिए क्या है, एक तरीके से साइन है कि ये क्या होने वाला है, हमारे ये क्रिटिकल मोमेंट होने वाला है, ठीक है। अब स्ट्रेटजीज़ क्या है कि किस तरीके से क्रिटिकल मोमेंट को मैनेज किया जाए। सबसे पहले प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, पहले से तैयारी करके रखो, सारी चीज़ें प्लान करके रखो, ठीक है ना। आपको पता है कि आप जब आप डील करने जाओगे तो क्रिटिकल मोमेंट आएंगे ही आएंगे, तो आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखना है और प्लानिंग करके चलनी है कि अगर ऐसा क्रिटिकल मोमेंट आया तो मुझे उस टाइम पर क्या करना है। बांटना, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, बांटना की फुल फॉर्म क्या थी, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। इसके अंदर अगर ये आपके पास होगा ना, आपके पास प्लान बी होगा, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस में डील करोगे। आप बोलोगे अबे नहीं होती तो नहीं हो, मेरे पास तो एक और ऑप्शन पड़ा हुआ है ना, इसको तो फेंको भाड़ के अंदर। तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर बात करोगे, प्रेशर पॉइंट के अंदर भी। जब वो कहेगा कि भाई नहीं इतने ही देने हैं मुझे, आप कहोगे मर्जी है भाई, इतने में ले रहा हो तो ले लो, वरना मुझे तो 5 लाख भी मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इतने में ले रहा हो तो ले रहा हो, वरना मुझे तो आपसे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है आपके पास प्लान भी है। और इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको हाई इमोशनल इंटेलिजेंस रखनी है, ठीक है ना। इमोशनली कहीं पर भी डील नहीं करना और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है जब भी आपके लाइफ के अंदर क्रिटिकल मोमेंट आए नेगोशिएशन के टाइम पे। और रिफ्रेमिंग, और जो आपको धमकियाँ मिले, थ्रेट्स मिले, उनको चैलेंजेस में बदलना है कि अच्छा ऐसी हो रहा है मेरे साथ, अब तो ये मुझे करके ही रहनी है, अब ये डील तो मुझे करके ही रहनी है। अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना है कि अरे यार परेशानी है, परेशानी नहीं है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ अच्छा कर सको, ठीक है ना। तो ये हो गया रिफ्रेमिंग। ब्रिजिंग टेक्निक्स, एक्नॉलेज कंसर्न देन रिडायरेक्ट टू कॉमन ग्राउंड, यूज़ यस एंड इंस्टीड ऑफ नो बट, ठीक है। कि नो बट की जगह क्या यूज़ करना है आपको, यस, ठीक है। ये नहीं लेकिन ये ज़्यादा नहीं करना, आप जो भी करना है ज़्यादातर आपको यस ही करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पॉजिंग, यानी यूज़ साइलेंस टू डिफ्यूज़ टेंशन एंड एनकरेज रिफ्लेक्शन, यानी कि जब आपका दिमाग ज़्यादा हो जाए कि नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल, तो 2 मिनट साइलेंस हो जाओ, अपने आप को कंट्रोल करो एंड उसके बाद अपनी डील आप कंटिन्यू करो, ठीक है ना। थर्ड पार्टी मेडिटेशन और कॉकस, टेम्पररी विड्रॉल टू असेस और ब्रिंग इन अ न्यूट्रल पार्टी इफ नीडेड। अगर कुछ मतलब नेगोशिएशन नहीं हो रही तो आप एक थर्ड पार्टी ले आओ, एक न्यूट्रल पार्टी ले आओ जो आप दोनों के बीच की डील्स को ढंग से करवा सके। इसको हम थर्ड पार्टी मेडिटेशन भी बोलते हैं या फिर कॉकस भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। जब 2 लोगों में बात नहीं बन रही तो एक तीसरा बंदा आके उन लोगों का मसला सॉल्व कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड पार्टी मेडिटेशन या फिर कॉकस। अब इसके अंदर ही यूनिट 1 के अंदर पार्ट 2 है जिसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट जो आता है कि क्या रोल है कम्युनिकेशन का और रिलेशनशिप का नेगोशिएशन के अंदर, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन तो सबसे पहले प्राइमरी टूल है। नेगोशिएट कैसे करोगे आप, बात करके तो करोगे, बिना बात करे आप किस तरीके से नेगोशिएट कर लोगे कुछ भी चीज़। तो कम्युनिकेशन तो प्राइमरी टूल है कि जो सबसे पहले आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। आपको इंटरेस्ट एक्सचेंज करना है उसके लिए भी बात करनी पड़ेगी, अपनी पोजीशन क्लेरिफाई करनी है उसके लिए भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कॉन्सेंसस को रीच करना है उसके लिए भी आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी, बोलना है पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर ये तो रही कम्युनिकेशन की बात, रिलेशनशिप की बात करें, अगर आपके और जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हो वो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा है, मजबूत है, तो आप एक दूसरे को क्या दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, वो आपको इज़्ज़त देगा, आप लोगों से इज़्ज़त दोगे, आप दोनों के बीच में भरोसा होगा कि नहीं यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, ये मेरा भाई है। और आप उससे सारी चीज़ें शेयर भी करोगे कि यार ये नुकसान हो गया था, ये फ़ायदा हो गया था, और सामने वाला आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी होगा और आप सामने वाले के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो गए, ठीक है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी अच्छा रोल निभाता है नेगोशिएशन के अंदर। और एक हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है वो क्या इंक्रीज़ कर देता है, लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर कोलैबोरेशन, कि आप आगे इन फ्यूचर भी और ज़्यादा साथ में मिलकर काम करो, और आपके जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके चांसेस कम कर देती है एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है ना, आपके नेगोशिएटर के साथ। अब आगे आता है इसके अंदर सेकंड
पॉइंट जो है आपका अंडरस्टैंडिंग द अदर पार्टी साइकोलॉजी, कि हम सामने वाला जो इंसान है जो जिससे हम नेगोशिएट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसकी हम साइकोलॉजी कैसे समझें, उसका दिमाग कैसे पढ़ें एक तरीके से। इंटरेस्ट वर्सेस पोजीशन, लुक बियॉन्ड व्हाट द पार्टी से दे वांट टू व्हाई दे वांट इट। ठीक है ना, इससे आगे सोचो कि पार्टी क्या बोल रही है। वो पार्टी तो कुछ भी बोल रही है, उसकी बात छोड़ो, आप ये सोचो कि उस इंसान को ये क्यों चाहिए। ठीक है ना, अगर ये मुझसे ख़रीदना है इंसान, ये क्यों चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है। तो अगर आप उसकी साइकोलॉजी समझ गए ना सामने वाले की, कि यार इसको ये इस वजह से चाहिए, तो आप उससे सही उसी हिसाब से नेगोशिएट कर चुके होगे। और अगर आप ये सोचते रहोगे कि वो क्या कह रहा है, वो तो मतलब कुछ भी बोला है कि मुझे तो इस वजह से चाहिए उस वजह से चाहिए, आप मतलब एक आइडिया लगाओ, आपको सोचो, दिमाग लगाओ कि मतलब ये सामने वाले की ज़रूरत क्या होगी। मतलब वो जो कह रहा है उसकी बात पर इतना वो नहीं करना, रिलाय नहीं करना, खुद आपको मतलब ये डिसाइड करना है कि व्हाट दे वांट इट। ठीक है, कॉग्निटिव बायसेस, कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग इफेक्ट एंड लॉस एवर्जन कैन डिस्टॉर्ट डिसीजन। ठीक है, अगर आपके पहले से ही बायस हो, आप कंफर्मेशन बायस है कि आपको करना है नहीं करना, तो फिर तो नेगोशिएशन ही बेकार है। ठीक है, और एंकरिंग का भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। आपने शुरू में ही ऐसे पैसे रख दिए जो सामने वाले के पास हो ही नहीं, उसके पास 5 लाख है, आपने बोल दिया कि 20 लाख की चीज़ है, तो वो एंकरिंग इफेक्ट होता है। ठीक है ना, वो तो उसका फिर नेगोशिएट करने का फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, और पर्सनैलिटी एंड स्टाइल आर द कॉम्पिटिटिव, कोलेबरेटिव एंड अकोमोडेटिंग और अवॉइडिंग। के सामने वाला इंसान कैसा है, या तो कॉम्पिटिटिव होगा वो, या कोलेबरेटिव होगा मिलके काम करने वाला, या तो अवॉइड कर रहा होगा। कैसा है इसका पर्सनैलिटी स्टाइल है, उससे आपको सामने वाले की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी कि ये नेगोशिएट करना चाहता है या नहीं। तो कोलेबरेटिव है तो मतलब हाँ ये हमसे डील करना चाहता है, अवॉइडिंग है तो मतलब यार ये ऐसे ही है, ये हमसे डील नहीं करेगा ये बंदा। कल्चरल डायमेंशंस, हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, की वो सामने वाला किस तरीके से बात कर रहा है, हाई कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, लो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। इंडिविजुअल उसका माइंड सेट है या फिर कलेक्टिविस्ट उसका माइंड सेट है, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है या फिर सबके बारे में सोचता है, उसका माइंड सेट कैसा है, उसकी बातों से पता लग जाएगा आपको। ठीक है ना, इमोशनल ट्रिगर, आइडेंटिफाई व्हाट काम और एग्रीगेट द अदर पार्टी, की आप ये सुनो बोलो उससे कि मतलब कि वो सामने वाले को क्या ट्रिगर कर रही है चीज़, और क्या चीज़ उसको क्या कर रही है, शांत कर रही है, और क्या चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको सामने वाले की साइकोलॉजी समझ आ गई, आप उससे नेगोशिएट इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है अनकंडीशनली कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, कॉन्सेप्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एक्ट कंस्ट्रक्टिवली रिगार्डलेस ऑफ द अदर्स बिहेवियर। यानी कि सामने वाला कुछ भी करे, आपको उसके साथ सही ढंग से हमेशा नेगोशिएशन करते टाइम पेश आना है। आपको उससे बदतमीज़ी या फिर कोई भी उल्टी चीज़ सीधी चीज़ आपको नहीं करनी। आपके ऊपर कितना भी प्रेशर हो आपको काम रहना है, आपको शांत रहना है, कितना भी प्रेशर हो। डेमोन्स्ट्रेट कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, जिस कंसिस्टेंसी से आप बात कर रहे हैं चल रहे हैं उसी कंसिस्टेंसी में रहें, उसको कम ना करें। ठीक है ना, और फेयरनेस के साथ काम करें, ये बाइजनेस ना हो कि मतलब पहले से किसी के बारे में बाइज माइंडसेट बनाकर ना चलें, फेयरनेस के साथ काम करें। और किसी इंसान पर जब आप किसी भी बारे में डील कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो, तो उस पर पर्सनल अटैक्स मत करो या फिर उस पर ब्लेम मत डालो कि तू तो ऐसा था। भाई सामने वाले से आप नेगोशिएट कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो आप उसी चीज़ की बात करो जिस चीज़ की आप डील कर रहे हो, आप किसी भी इंसान पर पर्सनल ना जाएं। और फ्रेम मिस्टेक एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, और जो आप पास्ट के अंदर गलतियाँ कर आ चुके हो उसको क्या करो एज अ अपॉर्चुनिटी समझो। ठीक है ना, कि मतलब ये इन फ्यूचर मेरे लिए किस तरीके से मैं इस गलती जो मैंने कर दी थी आइंदा ना करूं, और मेरा क्या हो इस चीज़ से फ़ायदा हो। ठीक है ना, और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचो, ये नहीं सोचो कि अभी का फ़ायदा हो जाए बस बहुत है। लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचो कि इन फ्यूचर भी मेरा फ़ायदा हो। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा डील अच्छी हो जाए, फ़ायदा हो जाए। ठीक है, और फोर्थ है आपका मेथड ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एम्पैथी, कि सामने वाले के दिल मतलब कि किस तरीके से भरोसा पैदा करें और एम्पैथी किस तरीके से पैदा करें। एक तो एक्टिव लिसनिंग, की जो भी बोल रहा है वो ध्यान से सुनो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, समझो कि क्या कह रहा है वो। ये नहीं कि जो उसकी हर बात पे रिस्पॉन्ड करे जाना है, बस समझ में आ नहीं रही उसकी बात, और तो उसको ध्यान से सुनना है, उसकी बात समझनी है। और वर्बल अफर्मेशन दो कि हाँ भाई ठीक कह रहा हो तुम, जो भी बोले वो हाँ हाँ सही बात है तुम्हारी। ठीक है ना, और जैसे कि उसको भी लगे कि हाँ भाई अब तो उसे अटेंशन दे रहा हो। और पर्सपेक्टिव टेकिंग, यानी कि इमेजिन द नेगोशिएशन फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट, और नेगोशिएशन को जो है ना अपने पॉइंट से तो देखो सामने वाले की भी नज़रिए से देखो। जब आप सामने वाले के भी नज़रिए से देखोगे तो आपको अपनी भी गलतियाँ दिखेंगी और अपने
पॉजिटिव भी दिखेंगे, नेगेटिव भी दिखेंगे। और आप सामने वाले से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो ताकि आपको पता लगे कि ये इंसान चाहता क्या है, डीपर मोटिवेशन मिलेगी आपको उससे। ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखो, कोई भी चीज़ छुपाओ नहीं। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो उसके अंदर कुछ गलती है, कमी है, कोताही है, आप उसे बताओ, ठीक है ना, सामने वाले को बताओ। आप ट्रांसपेरेंसी रखो और ऑनेस्टी के साथ करो, और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, और किसी को मैनिपुलेट ना करो कि अपनी बातों में ले आए कि मेरी कार तो ऐसी है, बहुत अच्छा एवरेज देती है 50 का, अब कार पता नहीं 10-20 का एवरेज भी नहीं दे रही। तो आपको सामने वाले को मैनिपुलेट नहीं करना, ठीक है। फॉलो थ्रू, कीप प्रॉमिसेस एंड कमिटमेंट। अगर आप किसी से वादा कर रहे हैं, किसी से कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उसको आप पूरा निभाएं। आपको वो चीज़ पूरी की पूरी करनी ही करनी है जो आप सामने वाले को कमिटमेंट दे रहे हैं। स्मॉल विंस, बिल्ड ईयरली एग्रीमेंट टू क्रिएट अ मोमेंटम एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। आप शुरू के एग्रीमेंट सामने वाली पार्टी से करें ताकि सामने वाली पार्टी को भी आप पर भरोसा हो जाए और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी उनका डेवलप्ड हो जाए, ठीक है। अब ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर की, जो कम्युनिकेशन के दिक्कत हैं, बैरियर्स हैं, उनको किस तरीके से ओवरकम हमें करना है। सबसे पहले तो फिजिकल बैरियर, ठीक है। इंश्योर क्लियर चैनल्स, फेस टू फेस प्रेफर्ड फॉर सेंसिटिव इशू। यानी कि कोई सा भी आपका सेंसिटिव इशू है तो आप उसको फिजिकली बुला लो कि भाई यहाँ आकर बात करेंगे हम, ठीक है ना, सामने बैठ कर बात करेंगे। ऐसा फ़ोन वोन पे बात नहीं होती, फेस टू फेस ठीक रहेगा। और सेमेंटिक बैरियर, जार्गन को अवॉइड करें आप, और टेक्निकल टर्म्स यूज़ करें। आप ऐसी उल्टी सीधी भाषा यूज़ ना करें जो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रही, सिर्फ आपको पता है सामने वाले को वो भाषा ही नहीं आती। आप जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसी में बात करें तो बेहतर रहेगा। और साइकोलॉजिकल बैरियर कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपको ईगो, या फिर गुस्सा हो, या फिर सामने वाले पे भरोसा ही नहीं है, तो आप ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है ना, आप गलत डिसीजन लोगे, ठीक है ना। भले से कुछ भी हो, स्ट्रेस हो, ईगो हो, आपके अंदर फियर हो, डिस्ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, आप ऐसे पॉइंट पर सही डिसीजन नहीं ले सकते, सही तरीके से नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है ना। और कल्चरल बैरियर, भी सेंसिटिव टू डिफरेंस इन नॉर्म एक्सप्रेशन और डिसीजन मेकिंग, कि हर इंसान का कल्चर अलग होता है, तो आपको इस टाइप में सेंसिटिव रहना है कि आप किसी के मतलब कल्चर को एक तरीके से नुकसान ना पहुंचाओ, हानि ना पहुंचाओ, ठीक है। नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन, आपको एक फोकस्ड एनवायरनमेंट में डील करनी है, ऐसा नहीं भीड़ भड़क्के में डील करना है, जहाँ पर इंटरप्शन सबसे कम हो, जहाँ पर कोई भी मतलब आपको परेशान ना करे, काम इन्वायरमेंट हो। आप वहाँ पर सिर्फ क्या करो, नेगोशिएट करो, ठीक है। 6th आ गया डीलिंग विद डिफ़िकल्ट बिहेवियर एंड इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, कि मतलब जो डिफ़िकल्ट बिहेवियर हैं उनसे किस तरीके से डील करनी है। यानी कि अग्रेशन है तो आप कंपोज रहो, सामने वाला गुस्सा दिखा रहा है, आप वो रहो, कंपोज रहो। तो आप उसके एग्रेशन को मिरर नहीं करो कि मतलब वो भी गुस्सा दिखा रहा है तो मैं भी गुस्सा हूँगा, ठीक है ना, तो कि मैं भी लड़ूंगा, मुझसे लड़ रहा है मैं भी लड़ूंगा। आप काम रहो उस टाइम पर, ठीक है ना। स्टोन वॉलिंग, रीअरेंज विद क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, अगर आपको कहीं पे भी शक है तो आप क्या नाम है उससे वो करो, क्या नाम है, री इंगेज करो। मतलब वो अगर गुस्सा है ना तो आप शांत हो जाओ, आप उसको बातों में लगाओ, उससे सवाल वगैरह पूछो, ठीक है ना। उससे बोल दो अगर क्या नाम है ब्रेक वगैरह ले लो, भाई अभी बात में बात करेंगे, गुस्सा हो रहा है तो। और मैनिपुलेशन और डिसेप्शन, वेरीली फैक्ट्स, यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन टू प्रोबल इनकन्सिस्टेंसी, और सीधा सीधा सवाल पूछो और सीधे सीधे जवाब मांगो, ठीक है ना, ताकि कोई भी मैनिपुलेट ना हो, ना सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर पाए, ना आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर पाओ, ठीक है ना। कि कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, सीधे सीधे सवाल पूछो ताकि दिक्कत ना हो। और इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, टेक्टिक टू रिड्यूस, आस्क डायग्नोस्टिक क्वेश्चन पूछे जाएँ। और शेयर लिमिटेड स्ट्रेटेजिक इन्फो टू प्रमोट रेसिप्रोसिटी, यूज़ थर्ड पार्टी डेटा एक्सपर्ट इनसाइट, बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वेयर इन्फो शेयरिंग इज़ नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको कल यूनिट नंबर 3 के साथ, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलें। ये बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है आज की। अब कल देखते हैं कल क्या रहेगा, इतना आप शेयर कर दें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ये फ़ाइल जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं एक बार ऊपर तक वापस आपको ले जाता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें थी जो हमने आज पढ़ी।
इससे आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आपकी नज़र से गुजर जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।